इस किताब की पहली ही भावना आपको थोड़ा असहज कर देगी, क्योंकि यह सीधा आपके चेहरे पर उंगली रखती है और पूछती है, क्या आप सच में फोकस्ड हैं या सिर्फ खुद को व्यस्त दिखा रहे हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। हम नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लेखक साफ कहता है कि फोकस कोई सेटिंग नहीं है जिसे ऑन कर दिया जाए, यह एक पहचान है। और अगर आपने अपनी पहचान नहीं बदली तो आपकी आदतें भी नहीं बदलेंगी। आज हम बात करने वाले हैं फोकस लाइक अ मॉन्स्टर बाय कल न्यूपोर्ट। यह किताब उस गहरी समस्या को उजागर करती है कि हम दिन भर बिजी रहते हुए भी असल जिंदगी में कहीं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो कोशिश करता हूं यार। यही लाइन सबसे खतरनाक है। कोशिश करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा भ्रम में रहते हैं। लेखक यहां एक गलत धारणा तोड़ता है कि फोकस का मतलब ज्यादा देर बैठना नहीं है। फोकस का मतलब है दिमाग को उस स्तर तक प्रशिक्षित करना कि वह डिस्ट्रैक्शन को विकल्प ही न माने। अगर यह बात चुभ रही है तो रुकिए मत, क्योंकि अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी जिंदगी अगले 5 साल भी ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए निकल जाएगी। कल न्यूपोर्ट एक बहुत सीधी लेकिन डराने वाली बात कहता है, क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर्स प्रोवाइड्स क्लैरिटी अबाउट व्हाट डज नॉट। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जब तक आपको यह साफ नहीं है कि आपके लिए असल में जरूरी क्या है, तब तक हर चीज जरूरी लगेगी। और जब हर चीज जरूरी लगती है तब दिमाग किसी एक चीज पर टिक ही नहीं पाता। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी बहानों की जमीन खिसका देती है। अब आप यह नहीं कह सकते कि सब कुछ इंपॉर्टेंट था। नहीं, आपने खुद तय नहीं किया, इसलिए दिमाग ने भी नहीं किया। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब जिम्मेदारी बाहर नहीं अंदर आ गई है। किताब आगे बताती है कि हमारा दिमाग जिस चीज का रोज अभ्यास करता है वही उसका नॉर्मल बन जाती है। अगर आपने खुद को हर 5 मिनट में नया इनपुट देने की आदत डाली है, मैसेज, रील, कॉल, मेल, तो आपका दिमाग गहराई से डरने लगता है और फिर आप कहते हैं, मुझसे कंसंट्रेट नहीं होता। यह बीमारी नहीं है, यह ट्रेनिंग का नतीजा है। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपने खुद अपने दिमाग को कमजोर बनाया है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी ऐसा किया है ना? किसी काम पर बैठते हैं, शुरुआत ठीक रहती है, फिर दिमाग कहता है चल जरा देख लेते हैं क्या चल रहा है, और आप मान जाते हैं। लेखक इसे अटेंशन रेसिड्यू कहता है। जब आप एक काम छोड़कर दूसरे पर जाते हैं तो पहला काम दिमाग में अधूरा रह जाता है और दूसरा काम पूरा ध्यान नहीं पा पाता। इसका मतलब यह हुआ कि आप पूरे दिन आधे दिमाग से जी रहे हैं, और आधे दिमाग से कभी पूरी जिंदगी नहीं बनती। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार खुद से कहा है कि बस 5 मिनट? यही 5 मिनट आपकी दिशा तय कर देते हैं। किताब यहां डराने का काम करती है, सिखाने का नहीं। क्योंकि अगर आप यह मानते रहे कि छोटे डिस्ट्रैक्शन नुकसान नहीं करते तो बड़े लक्ष्य सिर्फ सोच बनकर रह जाएंगे। लेखक साफ कहता है कि गहरी एकाग्रता एक स्किल है, और हर स्किल की तरह यह भी मेहनत मांगती है, त्याग मांगती है। और त्याग सुनते ही लोग पीछे हट जाते हैं। एक और लाइन जो सीधे सीने पर लगती है, डीप वर्क इज द एबिलिटी टू फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑन अ कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क। सरल हिंदी में समझें तो लेखक कह रहा है कि असली फोकस वही है जहां काम दिमाग से टकराता है, आराम से नहीं। और खतरा यह है कि अगर आप ऐसे काम से भागते रहे तो आप हमेशा सतही रहेंगे। दुनिया आपको इस्तेमाल करेगी, आप दुनिया को नहीं। इस लाइन को न मानने का नुकसान यह है कि आपकी स्किल्स धीरे धीरे औसत बन जाएंगी, और औसत लोग सबसे पहले बदले जाते हैं। अब थोड़ी शांति। किताब यह भी मानती है कि यह आसान नहीं है। आप बैठेंगे, बेचैनी होगी, दिमाग भागेगा, शरीर बहाने बनाएगा। यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग खुद को समझा लेते हैं कि आज नहीं, कल। लेकिन लेखक यहां चेतावनी देता है, कल कभी नहीं आता, क्योंकि दिमाग को आराम पसंद है, सुधार नहीं। और अगर आपने आज अपने दिमाग को चुनौती नहीं दी तो वह कल भी आपको वही पुराना रास्ता दिखाएगा। यहां अचानक भावनात्मक झटका आता है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं बल्कि आपकी आदतों के हाथ में है, तो आप आजाद कैसे हुए? यह सिर्फ किताब की बात नहीं है, यह आपकी आदत है। आप सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, काम से ज्यादा नोटिफिकेशन देखते हैं और रात को थक कर कहते हैं आज बहुत काम किया। लेकिन सच यह है कि आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कम बनाया। किताब का पहला हिस्सा आपको कोई जादुई तरीका नहीं देता, यह आपको आईना देता है। और आईना देखना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि अब बहाने नहीं बचते। अब यह सवाल खड़ा होता है, अगर फोकस इतना जरूरी है और आप उसे बार बार तोड़ रहे हैं, तो असल में आप क्या चुन रहे हैं, आराम या भविष्य? और यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि जब आप यह मान लेते हैं
कि फोकस आपकी जिंदगी की सबसे कीमती मुद्रा है, तब आपको यह भी मानना पड़ेगा कि आप उसे रोज लुटा रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी भी वही कर रहे हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। आप शायद सोच रहे होंगे कि ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरा फोकस टूटा हुआ है, मैंने यह भी मान लिया कि मेरी आदतें ही मेरी असली दुश्मन हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सिर्फ समझ लेना काफी है? सच बताऊं, यहीं सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि जागरूकता आ गई, अब बदलाव अपने आप हो जाएगा। लेखक इस भ्रम को बेरहमी से तोड़ता है। वह कहता है, समझ आना पहला कदम नहीं है, समझ आना तो बस दरवाजे तक पहुंचना है, अंदर जाना अभी बाकी है। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। किताब साफ कहती है कि अगर आपका दिन बिखरा हुआ है तो आपकी सोच भी बिखरी हुई होगी। आप सुबह उठते हैं बिना किसी तय इरादे के, दिन शुरू करते हैं बिना किसी स्पष्ट दिशा के, और फिर शाम को खुद को दोष देते हैं कि आज कुछ खास नहीं हो पाया। लेखक यहां सीधा वार करता है, फोकस कोई भावनात्मक चीज नहीं है, ये एक सिस्टम है, और जिनके पास सिस्टम नहीं होता उनके पास सिर्फ इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं ज्यादा देर नहीं टिकती। कल न्यूपोर्ट एक और खतरनाक लाइन कहता है, यू डू नॉट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर स्ट्रक्चर। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि समय सबके पास बराबर है, लेकिन संरचना बहुत कम लोगों के पास होती है। यह लाइन इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह आपके सबसे लोकप्रिय बहाने को मार देती है। मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, आपके पास टाइम है, लेकिन आपने उसे पकड़ने के लिए कोई ढांचा नहीं बनाया। और जब ढांचा नहीं होता तो समय फिसलता रहता है, जैसे मुट्ठी से रेत। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार दिन की शुरुआत बिना यह तय किए की है कि आज का असली काम क्या है, और फिर पूरा दिन छोटे छोटे कामों में निकल गया। मेल, कॉल, मैसेज, मीटिंग, सब कुछ जरूरी लगता है, लेकिन दिन के अंत में मन खाली रहता है। किताब यहां एक मानसिक खतरा खड़ा करती है। अगर आप हर दिन ऐसे ही जीते रहे तो आपकी जिंदगी बहुत व्यस्त होगी, लेकिन बहुत हल्की होगी, और हल्की जिंदगी सबसे पहले टूटती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात टाइम मैनेजमेंट की नहीं, प्रायोरिटी की हो रही है। लेखक कहता है कि फोकस का मतलब यह नहीं कि आप हर चीज पर ध्यान दें। फोकस का मतलब है कि आप जानबूझकर बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करें, और यही वह जगह है जहां डर पैदा होता है, क्योंकि नजरअंदाज करने का मतलब है किसी को नाराज करना, किसी मौके को छोड़ना, किसी आदत को मारना, और दिमाग को यह सब पसंद नहीं। एक जगह लेखक साफ लिखता है, वट यू चूज नॉट टू डू इज एज इंपॉर्टेंट एज वट यू चूज टू डू। सरल भाषा में समझिए, लेखक कह रहा है कि आपकी असली ताकत आपके नाम में छुपी है, आपके हां में नहीं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर आपने इसे मान लिया तो आपको अपनी बहुत सारी आदतों को अपराधी मानना पड़ेगा, और अगर नहीं माना तो आप हमेशा दूसरों की प्राथमिकताओं पर जीते रहेंगे। अब जरा रुकिए, अपने आप से एक सवाल पूछिए, आपने आखिरी बार कब जानबूझकर किसी चीज को छोड़ा था ताकि एक चीज को पूरा ध्यान दे सकें? अगर जवाब याद नहीं आ रहा तो यह कोई छोटी बात नहीं है। किताब यहां डराने का काम करती है। वह कहती है कि जिस दिमाग ने कभी गहराई का स्वाद नहीं चखा, वह हमेशा सतह पर ही खुश रहने लगेगा, और सतह पर रहने वाले लोग कभी असली संतोष महसूस नहीं करते। अब अचानक भावनात्मक झटका आता है। सोचिए, अगर आपकी पूरी पहचान इस बात पर टिकी है कि आप हमेशा उपलब्ध हैं, तो आप कब अपने लिए उपलब्ध होते हैं? लेखक यहां एक बहुत असहज सच्चाई सामने रखता है, दुनिया को आपकी जरूरत उतनी नहीं है जितनी आपको लगता है। यह लाइन चुभती है, लेकिन यही लाइन आपको आजाद भी कर सकती है, क्योंकि जब आप यह मान लेते हैं कि हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, तभी गहराई की जगह बनती है। किताब आगे बताती है कि फोकस का असली दुश्मन शोर नहीं है, बल्कि आपकी आंतरिक बेचैनी है। आप अकेले बैठते हैं, दिमाग भागने लगता है, और आप कहते हैं यह मेरे बस का नहीं। लेखक कहता है यही वह क्षण है जहां असली ट्रेनिंग शुरू होती है। अगर आप इस बेचैनी के साथ बैठना सीख गए तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होना शुरू करेगा। लेकिन अगर आप हर बार भागे तो बेचैनी आपकी पहचान बन जाएगी। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार खुद को काम से ज्यादा भागते हुए पकड़ा है? किताब यहां आईना बन जाती है। वह कहती है कि हम डिस्ट्रैक्शन को दोष देते हैं, लेकिन असल में हम खुद को चुनौती से बचा रहे होते हैं, क्योंकि गहरा काम हमें हमारी सीमाएं दिखाता है, और सीमाएं देखना दर्द देता है। यह सिर्फ किताब की बात नहीं है, यह आपकी आदत है। आप वही काम ज्यादा करते हैं जिसमें आपको तुरंत संतोष मिलता है, न कि वह जिसमें असली विकास होता है। लेखक यहां एक और भ्रम तोड़ता है, प्रोडक्टिव महसूस करना और प्रोडक्टिव होना एक जैसी चीज नहीं है। आप पूरे दिन भागदौड़ कर सकते हैं और फिर भी कुछ नहीं बना सकते, और यही किताब आपको एक अधूरे सवाल पर छोड़ देती है।
अगर फोकस इतनी मेहनत मांगता है, इतना त्याग मांगता है, तो क्या आप सच में इसे चाहते हैं, या आप सिर्फ इसके बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप यह कर रहे हैं तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अगले हिस्से में यह साफ होने वाला है कि आपका दिमाग किस कीमत पर फोकस सीखता है और ज्यादातर लोग उस कीमत को चुकाने से क्यों डरते हैं। अब तक एक बात साफ हो जानी चाहिए थी, फोकस कोई टिप नहीं है, यह सौदा है, और हर सौदे की एक कीमत होती है। यहां ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। वे कहते हैं मैं तैयार हूं, लेकिन जैसे ही कीमत सामने आती है वे पीछे हट जाते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, पर सच यही है, आप फोकस नहीं खोते, आप उसे बेच देते हैं। थोड़ी राहत के बदले, थोड़ी सहजता के बदले, थोड़ी सामाजिक मंजूरी के बदले। अब आप सोच रहे होंगे इतना ड्रामेटिक क्यों? क्योंकि लेखक जानता है कि अगर बात को हल्का रखा गया तो दिमाग उसे भी हल्का ही लेगा। किताब यहां सीधा डर पैदा करती है। वह कहती है कि अगर आपने अपने दिमाग को लगातार आसान रास्ता चुनने दिया तो वह मुश्किल रास्ते को पहचानना ही भूल जाएगा, और जब जिंदगी आपसे असली मेहनत मांगे गई तब आपका दिमाग साथ नहीं देगा। एक जगह लेखक बहुत ठंडी आवाज में लिखता है, द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इंटेंसली इज अ स्किल दैट मस्ट बी ट्रेन्ड। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि स्किल कभी इच्छा से नहीं आती। स्किल पसीने से आती है, असहजता से आती है, और बार बार गिरने से आती है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको यह मानने पर मजबूर करती है कि अगर आप आज फोकस नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खराब हैं। इसका मतलब यह है कि आपने कभी ट्रेनिंग ही नहीं की, और ट्रेनिंग का मतलब है आज नहीं तो कभी नहीं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब कोई बाहरी दुश्मन नहीं बचा, अब लड़ाई आपके और आपके दिमाग के बीच है। किताब यहां एक और भ्रम तोड़ती है कि फोकस का मतलब है सही माहौल। लेखक कहता है माहौल मदद करता है, लेकिन अगर दिमाग अनुशासित नहीं है तो सबसे शांत जगह भी शोर बन जाती है। आपने भी महसूस किया है ना? सब कुछ ठीक होता है, फिर भी मन टिकता नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप बैठते हैं, काम शुरू करते हैं, और कुछ मिनट बाद ही दिमाग बहाने देने लगता है। पहले थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, एक मैसेज का जवाब दे देते हैं, थोड़ा मूड बन जाए तो बेहतर काम होगा। लेखक कहता है यही वो पल है जहां फोकस जन्म लेता है या मर जाता है। अगर आपने उस बहाने को मान लिया तो दिमाग सीख जाता है कि दबाव आते ही भागना है। अब यहां एक असहज सच्चाई आती है। किताब कहती है कि फोकस की ट्रेनिंग का मतलब है बोरियत को सहना सीखना। यह लाइन आपको थोड़ा चिढ़ा सकती है, लेकिन सोचिए, आपने आखिरी बार कब बिना किसी इनपुट के कुछ देर बिताई थी? बिना फोन, बिना संगीत, बिना बातचीत। अगर जवाब याद नहीं है तो खतरा यही है, क्योंकि जो दिमाग बोरियत से डरता है वह गहराई से भी डरेगा। लेखक एक और पंक्ति रखता है, तो एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, यू मस्ट एलिमिनेट द डिजायर फॉर डिस्ट्रैक्शन। सरल हिंदी में समझें तो लेखक कह रहा है कि ऐप्स हटाना काफी नहीं है, आपको वह भूख भी मारनी होगी जो आपको वहां ले जाती है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह आपको यह मानने पर मजबूर करती है कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है, और अंदर की चीजों को बदलना सबसे कठिन काम होता है। अब जरा रुकिए, अपने आप से पूछिए, जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो असल में आप किससे भाग रहे होते हैं? किताब यहां डराने का काम करती है। वह कहती है कि ज्यादातर लोग काम से नहीं, अपनी ही औकात देखने से भागते हैं, क्योंकि गहरा काम आपको बताता है कि आप कहां कमजोर हैं, और यह एहसास बहुतों के लिए असहनीय होता है। अब अचानक भावनात्मक झटका। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कभी भी सन्नाटा नहीं आता तो क्या आप सच में कुछ सुन पा रहे हैं? लेखक कहता है कि शोर भरी जिंदगी में आत्म चिंतन मर जाता है, और बिना आत्म चिंतन के सुधार सिर्फ कल्पना रह जाता है। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी आदत है। आप हर खाली पल को भर देते हैं ताकि आपको खुद से बात न करनी पड़े। किताब आगे बताती है कि फोकस की असली परीक्षा शुरुआत में नहीं, बीच में होती है। जब शुरुआती उत्साह खत्म हो जाता है, जब परिणाम नहीं दिखते, जब मन कहता है इसका क्या फायदा, वहीं तय होता है कि आप गंभीर हैं या नहीं। लेखक यहां चेतावनी देता है, अगर आप सिर्फ प्रेरणा पर चलते हैं तो आप बहुत जल्दी रुक जाएंगे, क्योंकि प्रेरणा आती जाती रहती है, अनुशासन नहीं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कोई अच्छी आदत शुरू की और बीच में छोड़ दी? किताब आपको दोषी महसूस कराने के लिए यह नहीं पूछती, वह आपको जगाने के लिए पूछती है, क्योंकि हर अधूरा प्रयास आपके दिमाग को एक संदेश देता है, मैं हार मान सकता हूं, और दिमाग इस संदेश को बहुत गंभीरता से लेता है। यहां एक और गलत धारणा टूटती है। लेखक कहता है कि फोकस का मतलब है कम काम करना, लेकिन बेहतर काम करना। ज्यादातर लोग इसे आलस समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि हर चीज पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देने से बेहतर है
कि कुछ चीजों पर पूरा ध्यान दिया जाए। अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी जिंदगी हमेशा बिखरी रहेगी, चाहे आप कितने ही मेहनती क्यों ना हो। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। किताब साफ कहती है कि हर किसी के लिए फोकस जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ अलग बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो भीड़ में गुम न हो, तो फोकस आपके लिए वैकल्पिक नहीं है। और यही जगह डर पैदा करती है, क्योंकि इसका मतलब है आपको सामान्य रास्ता छोड़ना होगा, और यहीं पर एक अधूरी बेचैनी छोड़ दी जाती है। अगर फोकस की कीमत बोरियत, असहजता, अकेलापन और अनुशासन है, तो सवाल यह नहीं कि आप कर सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप यह सब सहने को तैयार हैं। क्योंकि अगर आप अभी भी वही कर रहे हैं जो आराम देता है, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, असली टकराव अभी आया ही नहीं है। अब यहां आकर ज्यादातर लोग एक नई गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि फोकस का मतलब है खुद को ज्यादा सख्त बना लेना, जबरदस्ती बैठना, दांत भींचकर काम करना और मन के हर विरोध को कुचल देना। सच बताऊं, यही सोच फोकस को मार देती है। लेखक यहां बहुत शांति से लेकिन बहुत खतरनाक बात कहता है। अगर आपने फोकस को लड़ाई बना लिया तो आपका दिमाग उसे सजा समझने लगेगा, और सजा से कोई स्किल नहीं बनती। अब यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। किताब कहती है कि फोकस की असली ताकत नियंत्रण में नहीं, सीमाओं में है। यहीं ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा समय देंगे उतना बेहतर करेंगे, लेकिन लेखक कहता है नहीं। अगर आपने अपने दिमाग को अनंत समय दे दिया तो वह फैल जाएगा। काम तभी गहरा होता है जब समय सीमित होता है, क्योंकि सीमा दिमाग को मजबूर करती है कि वह चुने, भटके नहीं। एक जगह लेखक बहुत साफ लिखता है, वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अलॉटेड फॉर इट्स कंप्लीशन। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि दिमाग आराम चाहता है। अगर आपने उसे पूरा दिन दे दिया तो वह काम को खींचेगा, टालेगा, सजाएगा। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी मेहनत पर सवाल उठाती है। हो सकता है आप आलसी नहीं हैं, आप बस बिना सीमा के काम कर रहे हैं, और बिना सीमा के काम कभी गहराई तक नहीं जाता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी सोचा है आज पूरा दिन है, आराम से करेंगे, और फिर शाम आ गई, काम आधा रहा, मन भारी रहा। किताब यहां आईना रखती है। वह कहती है कि फोकस का मतलब है खुद को एक छोटा, क्रूर लेकिन ईमानदार फ्रेम देना। जैसे, मैं अगले इतने समय में सिर्फ यही करूंगा, न ज्यादा न कम। यही फ्रेम दिमाग को सुरक्षा भी देता है और चुनौती भी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बहाना नहीं बचता कि मेरे पास टाइम नहीं था। अब सवाल यह है क्या आपने खुद को सीमा दी थी? अगर नहीं, तो आपने फोकस को कभी मौका ही नहीं दिया। लेखक यहां एक और गलत धारणा तोड़ता है कि फोकस तभी आएगा जब मूड बनेगा। नहीं, मूड बाद में आता है, पहले निर्णय आता है, और निर्णय वही ले सकता है जो असहजता सहने को तैयार हो। अब जरा रुकिए, अपने दिन के बारे में सोचिए। क्या आपके पास ऐसे पल होते हैं जहां आप जानते हैं कि अब कुछ और नहीं, सिर्फ यही काम? अगर नहीं, तो खतरा यही है, क्योंकि किताब कहती है कि बिखरा हुआ दिन बिखरा हुआ दिमाग बनाता है, और बिखरा हुआ दिमाग कभी गहराई से कुछ नहीं पकड़ पाता। अब अचानक भावनात्मक झटका। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में हर चीज के लिए समय है, लेकिन अपने सबसे जरूरी काम के लिए नहीं, तो आप किसे धोखा दे रहे हैं? दुनिया को या खुद को? यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी आदत है। आप जरूरी को टालते हैं और आसान को चुनते हैं, और फिर खुद से कहते हैं कि हालात ऐसे थे। किताब यहां एक और खतरनाक बात कहती है। वह कहती है कि फोकस सिर्फ काम के दौरान नहीं बनता, वह काम के बाहर भी तैयार होता है। अगर आपकी शामें, आपकी रातें, आपका खाली समय लगातार उत्तेजना से भरा है, तो दिमाग कभी शांत होना नहीं सीखेगा, और जो दिमाग शांत होना नहीं जानता, वह गहरा कैसे होगा? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच यही है, हर खाली पल को भर देना फोकस का दुश्मन है। लेखक एक और पंक्ति रखता है, अ फोकस्ड लाइफ इज नॉट अ बिजी लाइफ। सरल भाषा में समझें तो लेखक कह रहा है कि फोकस का मतलब है कम शोर, कम दिखावा, कम भागदौड़। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी व्यस्तता पर सवाल उठाती है। हो सकता है आप बहुत कुछ कर रहे हों, लेकिन क्या आप कुछ बन भी रहे हैं? अगर नहीं, तो व्यस्तता सिर्फ एक ढाल है जिसके पीछे आप छुप रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपको अकेले, बिना किसी इनपुट के बैठना डराता है? अगर हां, तो किताब कहती है कि यही डर आपकी सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि फोकस अकेलेपन में पनपता है, और अकेलापन आज के समय में सबसे कम अभ्यास की गई स्थिति है। हम हर वक्त जुड़े रहना चाहते हैं ताकि खुद से कटे रहें। अब यहां एक सूक्ष्म लेकिन गहरी बात आती है। लेखक कहता है कि फोकस कोई लगातार स्थिति नहीं है, यह झटकों में आता है। कुछ समय गहरा काम, फिर आराम। लेकिन ज्यादातर लोग इस चक्र को तोड़ देते हैं। या तो वे खुद को लगातार धकेलते हैं और जल जाते हैं,
या वे आराम में ही डूब जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। संतुलन न होने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। यहाँ एक और गलत धारणा टूटती है। किताब कहती है कि आराम फोकस का दुश्मन नहीं है। गलत, आराम दुश्मन है। वह आराम जो दिमाग को और बेचैन करे और ज्यादा उत्तेजित करे। अगर आपका आराम आपको अगले गहरे काम के लिए तैयार नहीं कर रहा, तो वह आराम नहीं, पलायन है। और अब अंत में एक बेचैन करने वाली सच्चाई। अगर आप अपने दिन को डिजाइन नहीं करते, तो दुनिया आपके लिए उसे डिजाइन कर देगी। और दुनिया को आपकी गहराई से कोई मतलब नहीं, उसे आपकी उपलब्धता से मतलब है। लेकिन अगर आप अभी भी हर चीज के लिए उपलब्ध हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आपने फोकस खोया नहीं है, आपने उसे सौंप दिया है। और सवाल यह है, क्या आप उसे वापस लेने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि असली टकराव अब और गहरा होने वाला है। अब तक अगर आप यहां टिके हुए हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अंदर कुछ हिल चुका है। लेकिन यहीं एक नया खतरा पैदा होता है। खतरा यह नहीं कि आप फेल हो जाएंगे, खतरा यह है कि आप आधा अधूरा बदलकर खुद को बहला लेंगे। लेखक इस बिंदु पर बहुत सख्त हो जाता है। वह कहता है, फोकस का नाटक करना फोकस न होने से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि नाटक आपको यह महसूस करा देता है कि आप सही रास्ते पर हैं, जबकि असल में आप वहीं खड़े हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग फोकस्ड दिखना चाहते हैं, फोकस्ड होना नहीं। लैपटॉप खुला है, नोटबुक सामने है, हेडफोन लगे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है। लेखक यहां सीधा आईना दिखाता है। वह कहता है कि अगर आपका काम आपको थका नहीं रहा, तो वह आपको बदल भी नहीं रहा। गहरा काम थकाता है, और यह थकान बुरी नहीं होती, ये ईमानदार होती है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर दिन खुद को तोड़ना पड़ेगा? नहीं, लेकिन खुद को छूना जरूर पड़ेगा। लेखक यहां एक गलत धारणा तोड़ता है कि प्रगति हमेशा नजर आनी चाहिए। सच यह है कि गहरे काम की प्रगति अक्सर अंदर होती है, बाहर नहीं दिखती। यही कारण है कि लोग बीच में छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अंदर दिमाग नई वायरिंग बना रहा होता है। और यह प्रक्रिया शांत होती है, धीमी होती है, लेकिन खतरनाक रूप से शक्तिशाली होती है। एक जगह लेखक बहुत सीधी लाइन रखता है, डेप्थ इज अनकंफर्टेबल बिकॉज इट फोर्सेज यू टू कन्फ्रंट योर लिमिट्स। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि सतह पर रहकर आप हमेशा सुरक्षित रहते हैं, गहराई में जाते ही आपकी कमजोरी सामने आती है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह बताती है कि अगर आप असहज महसूस नहीं कर रहे, तो आप गहराई में नहीं हैं, और अगर आप गहराई में नहीं हैं, तो आप वही बन रहे हैं जो हर कोई बन रहा है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी कोई काम शुरू किया होगा जो सच में मायने रखता था। शुरुआती दिनों में उत्साह था, फिर एक समय आया जब सब फीका लगने लगा। मन ने कहा, शायद यह मेरे लिए नहीं है। किताब कहती है, यही वह पल है जहां असली चयन होता है। ज्यादातर लोग यहीं दिशा बदल लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी दिशा बदलते रहते हैं। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब किताब यह नहीं कह रही कि ऐसा करो, वैसा करो। अब वह पूछ रही है, तुम टिक पाओगे या नहीं? लेखक यहां डर खड़ा करता है। वह कहता है कि जो लोग टिकना नहीं सीखते, वे कभी महारत नहीं पाते, और बिना महारत के दुनिया आपको सिर्फ इस्तेमाल करती है, सम्मान नहीं देती। अब अचानक भावनात्मक झटका। सोचिए, अगर आप हर साल वही लक्ष्य बदल रहे हैं, वही शुरुआत कर रहे हैं, वही अधूरापन महसूस कर रहे हैं, तो समस्या हालात में नहीं है, समस्या आपके धैर्य में है। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी आदत है। आप कठिन मोड़ आते ही खुद को समझा लेते हैं कि कुछ और ट्राई करते हैं। किताब यहां एक और गहरी बात रखती है। वह कहती है कि फोकस का मतलब है एक समय में एक पहचान। आप एक साथ सब कुछ नहीं बन सकते, और यह बात आज के समय में सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि हमें लगता है कि जितनी ज्यादा पहचानें होंगी, उतनी सुरक्षा होगी। लेखक कहता है, नहीं, पहचानें जितनी ज्यादा होंगी, दिमाग उतना बिखरेगा, और बिखरा हुआ दिमाग कभी गहरा नहीं होता। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार खुद को यह कहते हुए पकड़ा है, मैं थोड़ा थोड़ा सब कर रहा हूं। किताब कहती है, थोड़ा थोड़ा सब करना, अंत में कुछ भी न बनना है। यह लाइन चुभती है, लेकिन इसलिए चुभती है क्योंकि इसमें सच्चाई है। गहराई त्याग मांगती है, और त्याग का मतलब है कुछ रास्तों को हमेशा के लिए बंद करना। अब जरा रुकिए, अपने भविष्य की एक तस्वीर बनाइए। क्या उसमें आप किसी एक चीज में मजबूत दिखते हैं, या सब कुछ जानते हुए भी किसी में भी गहरे नहीं? किताब यहां आपको डराती नहीं, चेतावनी देती है, क्योंकि अगर आप अभी चयन नहीं करेंगे, तो समय आपके लिए चयन कर देगा, और समय कभी आपकी सुविधा नहीं देखता। यहां एक और भ्रम टूटता है। लेखक कहता है कि फोकस कोई नैतिक गुण नहीं है। आप अच्छे इंसान होकर भी फोकस्ड नहीं हो सकते, और आप सख्त होकर भी गहराई नहीं पा सकते। फोकस एक अभ्यास है, रोज का।
और रोज का अभ्यास उबाऊ लगता है, लेकिन यही उबाऊपन भविष्य में आपको अलग खड़ा करता है। और अब अंत में एक असहज सवाल छोड़कर किताब आगे बढ़ती है। अगर आपको पता है कि गहराई के बिना कुछ भी टिकाऊ नहीं है, अगर आप यह भी जानते हैं कि बिखराव आपको अंदर से खोखला कर रहा है, तो फिर आप हर दिन वही क्यों चुन रहे हैं जो आसान है? क्योंकि अगर आप अभी भी आसान को चुन रहे हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, समस्या आपकी क्षमता में नहीं है, समस्या आपकी प्रतिबद्धता में है। और यही लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब यहां कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि इस बिंदु पर पहुंचकर लोग यह मान लेते हैं कि उन्होंने सब समझ लिया है, और यही सबसे बड़ा जोखिम है। लेखक साफ चेतावनी देता है, समझ आना और जीना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप किताब बंद कर सकते हैं, वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपकी आदतें स्किप नहीं होती। वे हर सुबह आपके सामने खड़ी रहती हैं और पूछती हैं, आज भी वही करोगे? ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। किताब कहती है कि असली दुश्मन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि आपकी सुविधा से प्यार है। आप वही चुनते हैं जो कम दर्द देता है, कम टकराव करता है, कम सवाल उठाता है। लेखक यहां बहुत बेरहमी से एक भ्रम तोड़ता है कि हम बदलाव से डरते हैं। नहीं, हम बदलाव से नहीं डरते, हम उस अस्थायी अव्यवस्था से डरते हैं जो बदलाव लाता है। और यही डर आपको बार बार पुराने पैटर्न में लौटा देता है। एक जगह लेखक बहुत सटीक लाइन लिखता है, फोकस इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि ज्यादातर लोग कभी कभी बहुत जोर से कोशिश करते हैं और फिर लंबे समय तक कुछ नहीं करते। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी मेहनत की सच्चाई खोल देती है। शायद आप आलसी नहीं हैं, शायद आप अस्थिर हैं, और अस्थिर प्रयास कभी परिणाम नहीं देते, सिर्फ थकान देते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी ऐसा किया होगा कि 2-3 दिन पूरा जोर लगा दिया, फिर खुद को ब्रेक दे दिया, और वह ब्रेक धीरे धीरे पुरानी आदत बन गया। किताब यहां आईना रखती है। वह कहती है कि दिमाग निरंतरता को सुरक्षा मानता है। अगर आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा गहरा काम सिखाए, तो वह डरना छोड़ देता है। लेकिन अगर आप उसे झटकों में धकेलते हैं, तो वह हर बार विरोध करेगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब सवाल प्रेरणा का नहीं, धैर्य का है। लेखक यहां मानसिक खतरा खड़ा करता है। अगर आप निरंतरता नहीं सीखते, तो आपकी जिंदगी छोटे छोटे अधूरे अध्यायों का ढेर बन जाएगी। बहुत शुरुआतें, बहुत कम समाप्तियां, और अधूरापन अंदर से धीरे धीरे आपको खाता रहेगा। अब जरा रुकिए, अपने पिछले साल को याद कीजिए। कितनी चीजें थीं जो आपने शुरू की लेकिन टिक नहीं पाए। किताब यह सवाल आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं पूछती, वह आपको यह दिखाने के लिए पूछती है कि पैटर्न कहां टूट रहा है, क्योंकि पैटर्न समझे बिना समाधान सिर्फ आशा बनकर रह जाता है। अब अचानक भावनात्मक झटका। सोचिए, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाते कि आप जो शुरू करेंगे उसे पूरा भी करेंगे, तो आत्मसम्मान कैसे बचेगा? यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी आदत है। हर अधूरा वादा जो आप खुद से करते हैं, आपकी अपनी नजरों में आपकी कीमत कम करता है, और कम आत्मसम्मान वाला दिमाग कभी गहराई से जोखिम नहीं लेता। किताब यहां एक और गहरी सच्चाई सामने रखती है। वह कहती है कि फोकस का मतलब है अपनी ऊर्जा को बचाना, हर जगह खर्च न करना। आप हर बहस में नहीं कूद सकते, हर सूचना पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं। लेखक यहां डराने का काम करता है। अगर आप अपनी ऊर्जा का गेट नहीं बनाते, तो दुनिया आपको निचोड़ लेगी और फिर आगे बढ़ जाएगी। एक और पंक्ति जो चुपचाप लेकिन जोर से मार करती है, योर अटेंशन इज फाइनाइट, स्पेंड इट लाइक मनी। सरल हिंदी में समझें तो लेखक कह रहा है कि आपका ध्यान सीमित है और आप उसे ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे वह कभी खत्म नहीं होगा। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको हिसाब लगाने पर मजबूर करती है। आपने आज किस पर ध्यान खर्च किया और क्या उससे आपकी जिंदगी बेहतर हुई? अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। किताब कहती है कि अगर आप अपने दिन के सबसे अच्छे घंटे गहरे काम को नहीं दे रहे, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वही घंटे आपकी असली क्षमता दिखाते हैं। बाकी समय सिर्फ औपचारिकता है, और अगर आपने अपनी क्षमता को बार बार टाल दिया, तो एक दिन वह भी आपको छोड़ देगी। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने सबसे साफ दिमाग वाले समय में वही करते हैं जो सबसे आसान है? अगर हां, तो खतरा यही है। लेखक कहता है कि गहराई संयोग से नहीं आती, उसे समय पर बुलाना पड़ता है, और समय पर बुलाने का मतलब है असुविधा को स्वीकार करना। यहां एक और गलत धारणा टूटती है। किताब कहती है कि फोकस का मतलब है अपने दिन को आदर्श बनाना नहीं, बल्कि उसे दोहराने लायक बनाना। बहुत लोग परफेक्ट रूटीन बनाते हैं और 2 दिन में छोड़ देते हैं। लेखक कहता है बेहतर है कि आप एक साधारण, उबाऊ लेकिन टिकने वाला ढांचा बनाएं, क्योंकि जो टिकता है वही बदलता है।
और अब अंत में एक बेचैन करने वाला सवाल। अगर आपको पता है कि निरंतरता ही असली शक्ति है, अगर आप यह भी जानते हैं कि बिखरे प्रयास आपको कहीं नहीं ले जा रहे, तो फिर आप हर बार ज्यादा करने की कोशिश क्यों करते हैं? बेहतर करने की नहीं। क्योंकि अगर आप अभी भी यही कर रहे हैं तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, समस्या आपकी मेहनत में नहीं है, समस्या आपकी दिशा में है। और अगला मोड़ इसी दिशा को तोड़ने वाला है। अब यहां पहुंचकर किताब एक ऐसी सच्चाई सामने रखती है जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं, क्योंकि यह सच्चाई फोकस की तकनीक नहीं, फोकस की कीमत बताती है। लेखक साफ कहता है, अगर आपने अपनी जिंदगी में शोर को कम नहीं किया तो आप जितना चाहें उतना अनुशासन बना लें, गहराई कभी नहीं आएगी। और यह बात सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शोर हमें जिंदा महसूस कराता है। सच बताऊं, हम शोर को दुश्मन नहीं मानते, हम उसे दोस्त मान लेते हैं। हर नोटिफिकेशन, हर अपडेट, हर छोटी बातचीत हमें यह एहसास दिलाती है कि हम जुड़े हुए हैं। लेखक यहां एक गलत धारणा तोड़ता है, जुड़ा होना और जरूरी होना एक जैसी चीज नहीं है। और अगर आपने दोनों को मिला दिया तो आपका ध्यान हमेशा दूसरों के हाथ में रहेगा। एक जगह लेखक बहुत शांत लेकिन खतरनाक लाइन लिखता है, अ लाइफ फुल ऑफ नॉइज हैज नो रूम फॉर डेप्थ। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि दिमाग को गहराई के लिए खाली जगह चाहिए, जैसे बीज को मिट्टी चाहिए। अगर हर इंच भरा हुआ है तो कुछ नया उग ही नहीं सकता। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी व्यस्तता पर नहीं, आपकी उपलब्धता पर सवाल उठाती है। शायद आप इसलिए बिखरे नहीं हैं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपने कभी अपने चारों तरफ शांति की दीवार बनाई ही नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि जब फोन दूर होता है तो बेचैनी होती है, हाथ अपने आप खालीपन खोजता है। किताब यहां डर पैदा करती है। वह कहती है कि यह बेचैनी आपके भीतर के शोर का संकेत है, और जब तक यह शोर शांत नहीं होता तब तक कोई भी गहरा काम सिर्फ प्रयास बनकर रह जाएगा, आदत नहीं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ काम की नहीं, जीवन शैली की हो रही है। लेखक यहां एक और भ्रम तोड़ता है कि फोकस सिर्फ काम के समय चाहिए। नहीं, फोकस पूरी जिंदगी में चाहिए। अगर आपकी सुबह अस्त व्यस्त है, आपकी रातें बेचैन हैं, आपका खाली समय भरा हुआ है, तो काम के कुछ घंटे कुछ नहीं बदल पाएंगे। अब जरा रुकिए, अपने दिन का एक सामान्य पल सोचिए। आप अकेले हैं, कोई काम नहीं है, कुछ मिनट खाली हैं। आप क्या करते हैं? अगर जवाब है फोन उठाते हैं, कुछ देखते हैं, तो खतरा यही है। किताब कहती है कि जो दिमाग खालीपन से भागता है वह गहराई से भी भागेगा, क्योंकि गहराई में भी वही खालीपन मिलता है, बस ज्यादा ईमानदार रूप में। अब अचानक भावनात्मक झटका। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में एक भी ऐसा पल नहीं है जहां आप बिना किसी उत्तेजना के बस मौजूद हों, तो आप खुद को कब सुनते हैं? यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी आदत है। आप हर भावना को दबाने के लिए इनपुट ढूंढते हैं, और धीरे धीरे खुद से संपर्क टूटने लगता है। किताब यहां एक और खतरनाक बात कहती है। वह कहती है कि शांति पैदा करनी पड़ती है, वह अपने आप नहीं आती। आपको जानबूझकर कुछ चीजों से दूर रहना होगा, कुछ बातचीत, कुछ प्लेटफॉर्म, कुछ आदतें। और यही त्याग लोगों को डरा देता है, क्योंकि त्याग का मतलब है कुछ सामाजिक सुरक्षा खोना। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आएगा कि आप हर समय उपलब्ध नहीं हैं। एक और पंक्ति जो चुपचाप गहरी चोट करती है, इफ यू डू नॉट कंट्रोल योर इनपुट्स, योर माइंड विल नेवर बी फ्री। सरल भाषा में समझें तो लेखक कह रहा है कि आप जो देखते, सुनते और ग्रहण करते हैं, वही आपका दिमाग बनाता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको जिम्मेदार ठहराती है। अब आप यह नहीं कह सकते कि मेरे बस का नहीं। अगर आपने इनपुट नहीं बदले तो आउटपुट भी नहीं बदलेगा। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। किताब कहती है कि फोकस का एक बड़ा हिस्सा है खुद को उबाऊ लगने देना। हां, उबाऊ, बिना हर पल मजा ढूंढे, क्योंकि जब दिमाग को हर समय मनोरंजन मिलता है तो वह मेहनत को सजा समझने लगता है, और मेहनत को सजा मानने वाला दिमाग कभी गहराई से नहीं जुड़ता। ईमानदारी से बताइए, क्या आपको लगता है कि हर पल कुछ नया होना चाहिए? अगर हां, तो किताब चेतावनी देती है, यही सोच आपको सतही बनाए रखेगी। गहराई दोहराव से आती है, शांति से आती है, रुकने से आती है, और रुकना आज सबसे कम सिखाई जाने वाली कला है। यहां एक और भ्रम टूटता है। लेखक कहता है कि शांति बोरियत नहीं है। शांति वह जमीन है जहां दिमाग अपने आप को फिर से संगठित करता है। लेकिन अगर आपने हर खाली जगह को भर दिया तो दिमाग कभी खुद को ठीक नहीं कर पाएगा, और टूटा हुआ दिमाग गहरे काम का बोझ नहीं उठा सकता। और अब अंत में एक बेचैन करने वाली सच्चाई। अगर आप हर आवाज का जवाब दे रहे हैं, हर बुलावे पर पहुंच रहे हैं, हर इनपुट को अंदर आने दे रहे हैं, तो फोकस का सवाल ही बेकार है, क्योंकि फोकस चुनाव मांगता है।
और चुनाव हमेशा किसी को नाराज करता है। लेकिन अगर आप अभी भी सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आप अपनी जिंदगी की गहराई किसी और की सुविधा के बदले दे रहे हैं और यह सौदा बहुत महंगा पड़ने वाला है। अब यहां किताब एक ऐसा सवाल उठाती है जिसे ज्यादातर लोग दबा देते हैं। सवाल यह नहीं है कि आप फोकस कर सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप किस पर फोकस कर रहे हैं और क्यों। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि अब बहाने खत्म हो जाते हैं। लेखक कहता है अगर आपने गलत चीज पर गहराई बना ली तो वही गहराई आपको गलत दिशा में बहुत दूर तक ले जाएगी और तब लौटना आसान नहीं होता। सच बताऊं, हम फोकस को लक्ष्य समझ लेते हैं जबकि वह सिर्फ साधन है। किताब यहां एक खतरनाक भ्रम तोड़ती है कि गहराई अपने आप में अच्छी होती है। नहीं, गहराई तभी मूल्यवान है जब वह सही दिशा में हो। अगर आप पूरे मन से गलत काम कर रहे हैं तो आप बस एक कुशल भटके हुए इंसान बन जाते हैं और दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। एक जगह लेखक बहुत सटीक लाइन लिखता है, डेप्थ विदाउट डायरेक्शन इज जस्ट इंटेंसिटी वेस्टेड। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि मेहनत तभी मायने रखती है जब उसे दिशा मिली हो। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी पूरी भागदौड़ पर सवाल उठाती है। हो सकता है आप बहुत फोकस्ड हों, लेकिन अगर आपको यह साफ नहीं कि यह सब किस लिए है तो आप बस खुद को थका रहे हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि आप दिन रात लगे हुए हैं लेकिन अंदर से खाली हैं। काम हो रहा है, परिणाम भी दिख रहे हैं, फिर भी संतोष नहीं है। किताब कहती है यही संकेत है कि आपकी दिशा धुंधली है और धुंधली दिशा पर बना फोकस धीरे धीरे आपको जला देता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब सवाल यह नहीं कि कैसे फोकस करें, सवाल यह है कि किसके लिए, और यह सवाल असहज करता है। लेखक यहां डर खड़ा करता है, अगर आपने अपने फोकस का उद्देश्य तय नहीं किया तो दुनिया उसे आपके लिए तय कर देगी। और दुनिया का उद्देश्य कभी आपकी गहराई नहीं होता, उसका उद्देश्य आपकी उपयोगिता होती है। अब जरा रुकिए, अपने आप से पूछिए, जिस चीज पर आप सबसे ज्यादा समय लगा रहे हैं, क्या वह आपको उस इंसान के करीब ले जा रही है जो आप बनना चाहते हैं? अगर जवाब साफ नहीं है तो खतरा यही है, क्योंकि किताब कहती है कि अस्पष्ट उद्देश्य फोकस को खोखला बना देता है। आप चलते रहते हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। अब अचानक भावनात्मक झटका। सोचिए, अगर आप अपनी पूरी ऊर्जा किसी ऐसी चीज पर खर्च कर रहे हैं जो 5 साल बाद भी आपको गर्व नहीं देगी, तो आप क्या खो रहे हैं? यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी आदत है। आप तात्कालिक जीत को दीर्घकालिक अर्थ से ऊपर रख रहे हैं और यही अदला बदली आपको अंदर से कमजोर बनाती है। किताब यहां एक और गहरी बात कहती है। वह कहती है कि फोकस का असली दुश्मन आलस नहीं है बल्कि भ्रम है। भ्रम की सब ठीक चल रहा है, भ्रम की मैं बिजी हूं तो प्रोग्रेस हो रही होगी। लेखक इस भ्रम को तोड़ते हुए कहता है, बिजी होना आसान है, सार्थक होना मुश्किल, और मुश्किल से ही लोग बचते हैं। एक और पंक्ति जो चुपचाप असर करती है, इफ योर वर्क डज नॉट डिमांड योर बेस्ट इट विल नेवर गिव यू योर बेस्ट। सरल भाषा में समझें तो लेखक कह रहा है कि जो काम आपसे पूरी ईमानदारी नहीं मांगता वह आपको कभी पूरा नहीं करेगा। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपके आरामदायक कामों को बेनकाब कर देती है। शायद आप उन्हीं पर टिके हैं क्योंकि वे आपसे कम मांगते हैं। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। किताब कहती है कि हर किसी के पास बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, लेकिन गहराई पाने के लिए ज्यादातर संभावनाओं को मारना पड़ता है, और संभावनाओं को मारना अहंकार को मारने जैसा होता है, क्योंकि हम सोचते हैं अगर यह नहीं चला तो वह कर लेंगे। लेखक कहता है यही सोच आपको कभी पूरी तरह जुड़ने नहीं देती। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने भी किसी एक रास्ते पर पूरी तरह टिकने से खुद को रोका है, सिर्फ इसलिए कि दूसरे विकल्प खुले रहें? किताब कहती है खुले विकल्प आपको सुरक्षित नहीं रखते, वे आपको सतही रखते हैं। गहराई बंद दरवाजों के पीछे मिलती है, खुले गलियारों में नहीं। यहां एक और भ्रम टूटता है। लेखक कहता है कि फोकस का मतलब है अपने काम को अपनी पहचान से जोड़ना, लेकिन अपने मूल्य को अपने परिणाम से नहीं। बहुत लोग परिणाम नहीं आते तो टूट जाते हैं। किताब कहती है अगर आप प्रक्रिया से जुड़ गए तो परिणाम देर से आएंगे लेकिन टिकेंगे, और जो टिकता है वही अर्थ बनाता है। अब जरा सोचिए, अगर कल आपकी सारी बाहरी पहचानें हट जाए, पद, तारीफ, प्रतिक्रिया, तो क्या आपके पास कुछ ऐसा बचेगा जिस पर आप गर्व कर सकें? किताब यहां डराती नहीं, सच दिखाती है, क्योंकि फोकस सिर्फ काम को नहीं इंसान को भी गढ़ता है। और अब अंत में एक बेचैन करने वाला सवाल छोड़ दिया जाता है। अगर आपको यह साफ नहीं कि आप किस तरह का जीवन बनाना चाहते हैं, तो आप किस तरह का फोकस बना रहे हैं? क्योंकि अगर दिशा ही नहीं है तो गहराई भी आपको कहीं नहीं ले जाएगी।
और अगर आप अभी भी बिना दिशा के पूरी ताकत लगा रहे हैं तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आप तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे, आप बस तेजी से भटक रहे हैं। और अगला हिस्सा इसी भ्रम को पूरी तरह तोड़ने वाला है। अब यहां किताब एक ऐसी परत खोलती है जिसे लोग देखना नहीं चाहते, क्योंकि यह परत मेहनत या दिशा की नहीं, पहचान की है। लेखक कहता है जब तक आप यह तय नहीं करते कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, तब तक आपका फोकस हमेशा अस्थायी रहेगा। आप कुछ दिन टिकेंगे, कुछ दिन भटकेंगे और फिर खुद को समझा लेंगे कि शायद यही मेरी सीमा है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच यही है, ज्यादातर लोग फोकस इसलिए नहीं खोते क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी खुद को किसी एक पहचान में बांधा ही नहीं। वे हर दरवाजा खुला रखना चाहते हैं, हर विकल्प जिंदा, हर रास्ता सुरक्षित। लेखक यहां एक गलत धारणा तोड़ता है कि ज्यादा विकल्प होना आजादी है। नहीं, ज्यादा विकल्प भ्रम है, और भ्रम में दिमाग कभी गहरा नहीं जाता। एक जगह लेखक बहुत सीधी लाइन लिखता है, यू कैनॉट फोकस डीपली इफ यू आर स्टिल ऑडिशनिंग फॉर अ डिफरेंट लाइफ। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जब आप लगातार यह सोचते रहते हैं कि कुछ और भी कर सकता हूं, तब आपका दिमाग कभी पूरी तरह यहां नहीं रहता। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी अधूरी प्रतिबद्धता को उजागर कर देती है। शायद आप काम नहीं बदल रहे, लेकिन मन बदलने के लिए हमेशा तैयार है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि आप किसी काम में पूरी तरह नहीं घुस पाते। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर कहीं एक बैकअप प्लान चलता रहता है। किताब कहती है यही बैकअप प्लान फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि गहराई भरोसा मांगती है, और भरोसा आधे मन से नहीं आता। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात स्किल की नहीं, साहस की हो रही है। लेखक यहां डर खड़ा करता है, अगर आपने खुद को किसी एक चीज में पूरी तरह नहीं झोंका तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितनी दूर जा सकते थे। और यह अनजाना क्या हो सकता था, जीवन भर चुभता रहता है। अब जरा रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें खुद को पूरी तरह देखने को तैयार हैं, या आप सिर्फ यह देख रहे हैं कि इससे क्या मिलेगा? किताब यहां बहुत साफ कहती है, जब तक फोकस लेन देन बना रहेगा वह टिकेगा नहीं। फोकस तब टिकता है जब काम आपके मूल्य से जुड़ता है, सिर्फ परिणाम से नहीं। अब अचानक भावनात्मक झटका। सोचिए, अगर आपने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऐसे काम में लगा दिया जिसे आप दिल से अपना नहीं मानते, तो आप क्या खो रहे हैं? यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी आदत है। आप चल रहा है को सही है मान लेते हैं, और धीरे धीरे वही चलना आपकी सीमा बन जाता है। किताब यहां एक और गहरी बात कहती है। वह कहती है कि फोकस का मतलब है खुद को एक कहानी देना, एक साफ कहानी कि मैं कौन हूं और मैं क्या बना रहा हूं। बिना कहानी के दिमाग भटकता है, वह हर नई चमक पर रुकता है। लेकिन जब कहानी साफ होती है तो बहुत सी चीजें अपने आप महत्व खो देती हैं। एक और पंक्ति जो चुपचाप असर करती है, आइडेंटिटी ड्राइव्स बिहेवियर फार मोर देन मोटिवेशन एवर विल। सरल भाषा में समझें तो लेखक कह रहा है कि आप वही करते हैं जो आप खुद को मानते हैं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह मोटिवेशन की पूरी इंडस्ट्री पर सवाल उठाती है। शायद आपको और प्रेरणा नहीं चाहिए, शायद आपको खुद की परिभाषा बदलनी चाहिए। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। किताब कहती है कि जब तक आप खुद को अभी सीख रहा हूं या बस ट्राई कर रहा हूं कहते रहेंगे, तब तक दिमाग पूरी जिम्मेदारी नहीं लेगा। जिम्मेदारी तभी आती है जब पहचान स्थिर होती है, और स्थिर पहचान डराती है क्योंकि अब पीछे हटने का बहाना नहीं बचता। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने भी खुद को ऐसे शब्दों में बांध रखा है जो आपको सुरक्षित तो रखते हैं लेकिन गहरा नहीं बनने देते? किताब कहती है सुरक्षा और गहराई एक साथ नहीं चलती। गहराई जोखिम मांगती है, और जोखिम का मतलब है खुद को किसी एक रूप में स्वीकार करना। यहां एक और भ्रम टूटता है। लेखक कहता है कि फोकस का मतलब है यह तय करना कि आप क्या नहीं हैं। बहुत लोग यही तय नहीं कर पाते। वे हर पहचान को थोड़ा थोड़ा जीना चाहते हैं, लेकिन अंत में वे किसी भी पहचान में मजबूत नहीं बन पाते, और यह अधूरापन अंदर से थका देता है। अब जरा सोचिए, अगर आज आपसे कहा जाए कि अगले कई साल आपको यही काम करना है, इसी दिशा में गहराई बनानी है, क्या आप घबराएंगे या शांत होंगे? किताब कहती है आपकी प्रतिक्रिया ही आपका जवाब है। अगर घबराहट है तो शायद आपने अभी तक खुद से ईमानदारी नहीं की। और अब अंत में एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ दी जाती है। जब तक आप यह तय नहीं करते कि आप कौन बनना चाहते हैं, तब तक फोकस सिर्फ एक तकनीक रहेगा, ताकत नहीं बनेगा। और अगर आप अभी भी हर दरवाजा खुला रखे हुए हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, खुले दरवाजे हवा लाते हैं लेकिन जड़ें नहीं बनाते, और बिना जड़ों के कोई भी गहराई टिकती नहीं।
अगला हिस्सा यहीं से आपको असल चुनाव की ओर धकेलने वाला है। अब यहाँ किताब एक ऐसा सच सामने रखती है जिससे लोग अक्सर नजरें चुरा लेते हैं, क्योंकि यह सच आपको किसी और से नहीं, खुद से लड़वाता है। लेखक कहता है, जब आप अपनी पहचान चुन लेते हैं तब असली परीक्षा शुरू होती है। तब सवाल यह नहीं रहता कि आप क्या करेंगे, सवाल यह हो जाता है कि आप क्या सहन करेंगे। और यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किताब साफ कहती है, गहराई अकेली होती है, बहुत अकेली। जब आप सच में किसी एक दिशा में उतरते हैं तो भीड़ छूटने लगती है, तारीफ कम हो जाती है, लोग कम समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और दिमाग यहीं घबराने लगता है। लेखक यहां एक गलत धारणा तोड़ता है कि सही रास्ता हमेशा समर्थन के साथ आता है। नहीं, सही रास्ता अक्सर सन्नाटे के साथ आता है। एक जगह लेखक बहुत शांत लेकिन गहरी लाइन लिखता है, डेप्थ ऑफन फील्स लाइक आइसोलेशन बिफोर इट फील्स लाइक पर्पस। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि शुरुआत में गहराई आपको दूसरों से नहीं, खुद से जोड़ती है, और खुद से मिलना हमेशा आरामदायक नहीं होता। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको चेतावनी देती है, अगर आप अकेलेपन से डरते हैं तो आप गहराई से भी डरेंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि जब आप सच में किसी काम पर टिकते हैं तो दुनिया से दूरी बनने लगती है। आप कम बातें करते हैं, कम समझाए जाते हैं, कम शामिल होते हैं, और अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? किताब कहती है, हां, आप कुछ मिस कर रहे हैं, लेकिन वही चीजें जो आपको सतही बनाए रखती थीं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब किताब आपको यह नहीं कह रही कि फोकस करो, बल्कि यह कह रही है, तैयार रहो खोने के लिए। लेखक यहां मानसिक खतरा खड़ा करता है। अगर आप सब कुछ बचाने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी गहरा नहीं बना पाएंगे। गहराई बलिदान मांगती है, और बलिदान हर किसी के बस का नहीं। अब जरा रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या आप अकेले काम करने में सहज हैं, बिना किसी ताली, बिना किसी तुरंत प्रतिक्रिया के? अगर जवाब नहीं है तो खतरा यही है। किताब कहती है कि जो इंसान बाहर की प्रतिक्रिया पर जीता है वह अंदर की आवाज कभी सुन ही नहीं पाता। अब अचानक भावनात्मक झटका। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का सबसे अहम काम वही है जिसे आप दूसरों को समझा भी नहीं सकते, तो क्या आप फिर भी उसे करेंगे? यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी आदत है। आप वही काम चुनते हैं जिसे दूसरों से स्वीकृति मिले, और धीरे धीरे आपकी दिशा समाज तय करने लगता है। किताब यहां एक और गहरी सच्चाई सामने रखती है। वह कहती है कि फोकस का मतलब है अपनी तुलना की सीमा बदलना। जब आप गहराई में जाते हैं तो आप खुद की तुलना दूसरों से नहीं, अपने कल से करने लगते हैं, और यह बदलाव बहुत असहज होता है, क्योंकि अब कोई आसान जीत नहीं होती। हर जीत धीमी होती है, लेकिन सच्ची होती है। एक और पंक्ति जो चुपचाप असर करती है, व्हेन यू कमिट टू डेप्थ, प्रोग्रेस बिकम्स क्वाइटर बट मोर रियल। सरल भाषा में समझें तो लेखक कह रहा है कि गहराई में शोर कम होता है, लेकिन असर ज्यादा होता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी बाहरी सफलता की परिभाषा बदल देती है। अब सफलता का मतलब दिखना नहीं, बनना होता है। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। किताब कहती है कि बहुत लोग गहराई से इसलिए भागते हैं क्योंकि वहां कोई दर्शक नहीं होता। वहां आप और आपका काम होते हैं, और अगर काम खराब है तो उसे छुपाया नहीं जा सकता। सतह पर आप बातें करके निकल सकते हैं, गहराई में नहीं। ईमानदारी से बताइए, क्या आप उस जगह पर टिक सकते हैं जहां आपकी मेहनत तुरंत नजर न आए? अगर नहीं, तो किताब चेतावनी देती है, यही अधैर्य आपकी सबसे बड़ी बाधा बनेगा, क्योंकि गहराई धीरे बनती है, और धीरे बनना आज के समय में सबसे अनाकर्षक चीज है। यहां एक और भ्रम टूटता है। लेखक कहता है कि अकेलापन और एकांत एक जैसी चीज नहीं है। अकेलापन मजबूरी है, एकांत चुनाव, और फोकस एकांत में पनपता है। अगर आपने एकांत को जानबूझकर नहीं चुना तो आप अकेलेपन से डरते रहेंगे। अब जरा सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी में कोई आपको यह न बताए कि आप सही कर रहे हैं, तो क्या आप फिर भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे? किताब कहती है, यही सवाल तय करता है कि आप गहराई के योग्य हैं या नहीं। और अब अंत में एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ दी जाती है। अगर आप गहराई चाहते हैं तो आपको शोर, तुलना और लगातार पुष्टि से दूरी बनानी होगी। और अगर आप अभी भी बार बार बाहर देख रहे हैं कि कोई आपको देख रहा है या नहीं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आप फोकस नहीं खो रहे, आप अभी भी अनुमति ढूंढ रहे हैं। और जब तक अनुमति की जरूरत है, गहराई अधूरी ही रहेगी। अब यहां किताब एक ऐसी जगह ले आती है जहां ज्यादातर लोग रुकना नहीं चाहते, क्योंकि अब सवाल फोकस, दिशा या पहचान का नहीं रह जाता, सवाल सहनशक्ति का हो जाता है। लेखक कहता है कि गहराई पाने के बाद सबसे कठिन काम है उसमें टिके रहना। शुरुआत करना रोमांचक होता है, लेकिन टिके रहना उबाऊ
चुप और थकाने वाला होता है, और यही वजह है कि बहुत लोग बीच रास्ते से लौट जाते हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। किताब साफ कहती है, जो चीज आपको रोज नहीं खींचती वही आपको बदलती है। गहरे काम में रोज कोई नयापन नहीं होता, कई दिन एक जैसे होते हैं। वही प्रक्रिया, वही संघर्ष, वही शांति। लेखक यहां एक गलत धारणा तोड़ता है कि प्रगति हमेशा महसूस होती है। नहीं, असली प्रगति अक्सर महसूस ही नहीं होती, वह बस बनती रहती है। एक जगह लेखक बहुत सटीक लाइन लिखता है, मोस्ट पीपल क्विट डेप्थ नॉट बिकॉज इट इज हार्ड बट बिकॉज इट इज क्वाइट। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि हम शोर के आदी हो चुके हैं। हमें तालियां चाहिए, संकेत चाहिए, प्रतिक्रिया चाहिए। गहराई इनमें से कुछ नहीं देती। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह बताती है कि शायद आप मेहनत से नहीं, सन्नाटे से डरते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी किसी काम को लंबे समय तक किया होगा। शुरू में सब ठीक लगा, फिर एक समय आया जब मन ने कहा, अब क्या फायदा। किताब कहती है यही वह मोड़ है जहां गहराई या तो आपकी बनती है या आप उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां कोई नया उत्साह नहीं आता, सिर्फ आपकी आदत आपका साथ देती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब किताब कोई प्रेरक लाइन नहीं दे रही, कोई नया ढांचा नहीं सिखा रही। अब वह सिर्फ यह कह रही है, बैठे रहो। और बैठे रहना आज के समय में सबसे मुश्किल काम है। लेखक यहां मानसिक खतरा खड़ा करता है। अगर आप यहां से भागे तो आप पूरी जिंदगी हर चीज की शुरुआत करेंगे, लेकिन किसी भी चीज के बीच में नहीं टिक पाएंगे। अब जरा रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या आप बिना किसी बदलाव के, बिना किसी नई उत्तेजना के एक ही काम को लंबे समय तक कर सकते हैं? अगर जवाब नहीं है तो खतरा यही है। किताब कहती है कि यही असहज स्थिरता भविष्य की महारत बनती है। अब अचानक भावनात्मक झटका। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऐसे बीत गया जहां आप हमेशा नई शुरुआत ढूंढते रहे, लेकिन कभी किसी चीज के भीतर नहीं उतरे, तो आप क्या खो रहे हैं? यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी आदत है। आप बदलाव को प्रगति समझ लेते हैं और टिके रहने को जड़ता। किताब यहां एक और गहरी सच्चाई सामने रखती है। वह कहती है कि फोकस का मतलब है अपनी भावनाओं को काम का ड्राइवर न बनने देना। कुछ दिन मन होगा, कुछ दिन नहीं, लेकिन अगर आपने मन को शर्त बना लिया तो आप हर बार हारेंगे। लेखक कहता है, अनुशासन भावनाओं के बाद नहीं आता, वह उनके बावजूद आता है। एक और पंक्ति जो चुपचाप असर करती है, डेप्थ इज बिल्ट बाय शोइंग अप इवन व्हेन नथिंग सीम्स टू बी हैपनिंग। सरल भाषा में समझें तो लेखक कह रहा है कि असली काम तब होता है जब बाहर से कुछ होता हुआ नहीं दिखता। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी धैर्य की सीमा को परखती है। अगर आप परिणाम देखने के आदी हैं तो आप यहां टूटेंगे। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग गहराई छोड़ देते हैं ठीक उस वक्त जब वे बदलने वाले होते हैं, क्योंकि परिवर्तन का आखिरी चरण सबसे चुप होता है। न उत्साह, न डर, बस स्थिरता। और स्थिरता को लोग बोरियत समझ लेते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी उस बिंदु पर पहुंचे हैं जहां आप खुद से पूछते हैं, क्या यह सही रास्ता है? किताब कहती है यह सवाल गलत नहीं है, लेकिन अगर यह सवाल रोज आने लगे तो यह फोकस को खा जाता है। कभी कभी सवालों को चुप कराना भी अनुशासन होता है। यहां एक और भ्रम टूटता है। लेखक कहता है कि प्रेरणा और इनाम बाद में आते हैं, पहले निरंतरता आती है। लेकिन हमारी आदतें उल्टा चाहती हैं। हम पहले इनाम चाहते हैं, फिर काम, और यही उल्टाव हमें हमेशा अधूरा रखता है। अब जरा सोचिए, अगर आपको पता हो कि आप जो कर रहे हैं उसका फल कई साल बाद मिलेगा और शायद कोई आपको धन्यवाद भी न दे, क्या आप फिर भी करेंगे? किताब कहती है यही सवाल तय करता है कि आप गहराई के लिए बने हैं या नहीं। और अब अंत में एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ दी जाती है। अगर आप सन्नाटे में टिक नहीं सकते तो शोर में कभी अलग नहीं दिख पाएंगे। और अगर आप हर दिन कुछ नया खोज रहे हैं ताकि अंदर की बेचैनी न दिखे, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आप गहराई से नहीं भाग रहे, आप खुद से भाग रहे हैं। और अगला हिस्सा इसी भागने की आखिरी परत को उधेड़ने वाला है। अब यहां किताब सबसे असहज जगह पर हाथ रखती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप फोकस कर पा रहे हैं या नहीं। सवाल यह है कि आप फोकस से डर क्यों रहे हैं। हां, डर। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है, गहराई से ज्यादा लोग गहराई के बाद आने वाले सच से डरते हैं, क्योंकि गहराई आपको आपके बारे में वह दिखा देती है जिसे आप सालों से टालते आ रहे हैं। सच बताऊं, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ ध्यान भटकाने का तरीका नहीं है, वह एक बचाव तंत्र है। आप फोन उठाते हैं, काम बदलते हैं, खुद को व्यस्त रखते हैं ताकि आपको यह न देखना पड़े कि आप कहां कमजोर हैं। लेखक यहां एक गलत धारणा तोड़ता है कि लोग ध्यान की कमी से जूझ रहे हैं। नहीं, ज्यादातर लोग आत्म सामना करने से जूझ रहे हैं।
और फोकस सीधे उसी तरफ ले जाता है। एक जगह लेखक बहुत ठंडी लेकिन खतरनाक लाइन लिखता है, डेप्थ रिमूव्स द नॉइज एंड देन यू आर लेफ्ट विथ योरसेल्फ। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जब शोर हटता है तो कोई बहाना नहीं बचता। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह बताती है कि गहराई आपको बेहतर महसूस कराने के लिए नहीं, ईमानदार बनाने के लिए है। और ईमानदारी हमेशा आरामदेह नहीं होती। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी अकेले बैठकर काम शुरू किया होगा और कुछ देर बाद अचानक बेचैनी आई होगी, बिना वजह। किताब कहती है वह बिना वजह नहीं होती। वह बेचैनी इस बात का संकेत है कि अब आप खुद से मिलने वाले हैं। और ज्यादातर लोग यहीं से भाग जाते हैं। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब किताब कोई सिस्टम, कोई ढांचा, कोई हैक नहीं दे रही। अब वह कह रही है बैठो और देखो। लेखक यहां मानसिक खतरा खड़ा करता है। अगर आप हर बार इस बेचैनी से भागे तो आप पूरी जिंदगी खुद से अधूरा रिश्ता रखेंगे। बाहर सब ठीक लगेगा, अंदर हमेशा शोर रहेगा। अब जरा रुकिए, अपने आप से पूछिए, जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या आप सच में थक गए होते हैं या बस असहज हो गए होते हैं? किताब कहती है दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। थकान आराम मांगती है, असहजता साहस मांगती है, और हम अक्सर साहस की जगह आराम चुन लेते हैं। अब अचानक भावनात्मक झटका। सोचिए, अगर आपने सालों तक खुद को यह कहकर रोके रखा कि अभी तैयार नहीं हूं, तो क्या हो सकता था अगर आप उस बेचैनी के पार चले जाते? यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी आदत है। आप तैयारी को टालने का बहाना बना लेते हैं और तैयारी कभी पूरी नहीं होती। किताब यहां एक और गहरी सच्चाई सामने रखती है। वह कहती है कि फोकस आपको सफल बनाने से पहले आपको साधारण महसूस कराता है, क्योंकि गहराई में कोई चमक नहीं होती, कोई तात्कालिक पहचान नहीं, सिर्फ काम और आप। और जो इंसान खुद को खास महसूस करने का आदी है, उसके लिए यह बहुत बड़ा झटका होता है। एक और पंक्ति जो अंदर तक चुभती है, डेप्थ हम्बल्स यू बिफोर इट एम्पावर्स यू। सरल हिंदी में समझें तो लेखक कह रहा है कि गहराई पहले आपका अहंकार तोड़ती है, फिर आपको ताकत देती है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि बहुत लोग ताकत चाहते हैं, टूटना नहीं, लेकिन बिना टूटे कुछ नया बनता नहीं। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग फोकस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह उन्हें औसत महसूस कराता है। आप शुरुआत में बहुत खराब होते हैं, बहुत साधारण, और दिमाग कहता है यह मेरी पहचान नहीं है। लेखक कहता है यही वह पल है जहां आप तय करते हैं कि आप दिखना ज्यादा चाहते हैं या बनना। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने भी कभी किसी चीज को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उसमें आप तुरंत अच्छे नहीं थे? किताब कहती है तत्काल दक्षता की चाह गहराई की दुश्मन है। गहराई समय मांगती है, गलती मांगती है और चुपचाप सुधार मांगती है। यहां एक और भ्रम टूटता है। लेखक कहता है कि आत्मविश्वास फोकस से पहले नहीं आता, फोकस से पैदा होता है। बहुत लोग कहते हैं जब कॉन्फिडेंस आएगा तब करूंगा। किताब कहती है नहीं, पहले आप बैठते हैं, फिर धीरे धीरे भरोसा बनता है। और अगर आपने भरोसे का इंतजार किया तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपको यह गारंटी दे दे कि आप धीरे धीरे बेहतर होंगे, लेकिन आपको लंबे समय तक खुद को साधारण मानना पड़ेगा, क्या आप तैयार हैं? किताब कहती है यही प्रश्न असली चयन है, क्योंकि ज्यादातर लोग साधारण होने से इतना डरते हैं कि कभी महान बनने की प्रक्रिया में ही नहीं उतरते। और अब अंत में एक गहरी, बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ दी जाती है। अगर आप हर बार उस पल से भाग जाते हैं जहां आपको खुद का सामना करना पड़ता है, तो आप कभी भी अपने जीवन की गहराई नहीं देख पाएंगे। और अगर आप अभी भी डिस्ट्रैक्शन को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, फोकस आपको बदल नहीं रहा, क्योंकि आप अभी तक उसे आपको तोड़ने की अनुमति ही नहीं दे रहे। और अगला हिस्सा यहीं से उस आखिरी प्रतिरोध को तोड़ने वाला है। अब यहां किताब उस आखिरी दीवार के सामने खड़ी हो जाती है जहां ज्यादातर लोग चुपचाप पीछे मुड़ जाते हैं। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप फोकस करना जानते हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप उस इंसान को छोड़ने को तैयार हैं या नहीं जो आप अब तक रहे हैं। और यह बात सुनना सबसे ज्यादा भारी पड़ती है। सच बताऊं, बदलाव कभी सिर्फ नई आदतें नहीं मांगता, वह पुरानी पहचान की मौत मांगता है। लेखक यहां बहुत साफ लेकिन बेरहमी से कहता है, जब आप गहराई चुनते हैं तो आप एक जीवन को दफन करते हैं और दूसरे को जन्म देते हैं। और बीच का यह सबसे डरावना होता है, क्योंकि यहां आप न पुराने रहते हैं न नए बनते हैं। एक जगह लेखक बहुत ठंडी लेकिन बेहद खतरनाक लाइन लिखता है, डेप्थ डिमांड्स दैट यू लेट गो ऑफ हु यू वर टू बिकम हु यू कुड बी। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि गहराई जोड़ने का काम नहीं करती, वह छांटने का काम करती है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह साफ कर देती है,
अगर आप सब कुछ बचाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कभी किसी बदलाव की शुरुआत की होगी और कुछ हफ्तों बाद एक अजीब खालीपन महसूस हुआ होगा, जैसे कुछ छूट गया हो लेकिन कुछ नया अभी आया नहीं। किताब कहती है यही संक्रमण काल है और ज्यादातर लोग इसी में डर कर पुराने जीवन में लौट जाते हैं, क्योंकि पुराना जीवन भले ही अधूरा हो, परिचित तो होता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब किताब आपको बेहतर बनने का सपना नहीं दिखा रही, अब वह आपसे कीमत मांग रही है। लेखक यहां मानसिक खतरा खड़ा करता है, अगर आप इस खालीपन से भागे तो आप हमेशा अधूरे बदलावों के साथ जिएंगे। थोड़ी जागरूकता, थोड़ी कोशिश, लेकिन कोई असली परिवर्तन नहीं। अब जरा रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या आप उस दौर को सह सकते हैं जहां आपकी पुरानी पहचान मर चुकी है, लेकिन नई पहचान ने अभी बोलना शुरू नहीं किया। किताब कहती है यही वह समय है जहां असली धैर्य चाहिए, क्योंकि यहां कोई बाहरी संकेत नहीं होते कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। अब अचानक भावनात्मक झटका। सोचिए, अगर आपने अपनी जिंदगी के बड़े फैसले सिर्फ इसलिए टाल दिए क्योंकि आप अस्थायी असहजता नहीं झेलना चाहते थे, तो आपने क्या खोया? यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी आदत है। आप स्थिरता को सुरक्षा समझ लेते हैं, जबकि वह सिर्फ जड़ता होती है। किताब यहां एक और गहरी सच्चाई सामने रखती है। वह कहती है कि गहराई आपको कम पसंद किए जाने के लिए तैयार करती है। जब आप बदलते हैं तो लोग असहज होते हैं, कुछ आपको समझना बंद कर देते हैं, कुछ दूरी बना लेते हैं, और यही वह बिंदु है जहां बहुत लोग वापस वही बनने लगते हैं जो दूसरों को सहज लगे। एक और पंक्ति जो अंदर तक असर करती है, व्हेन यू चेंज डीपली नॉट एवरीवन कम्स विथ यू। सरल भाषा में समझें तो लेखक कह रहा है कि विकास एक व्यक्तिगत यात्रा है, सामूहिक नहीं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको अकेले चलने के लिए तैयार करती है, और अकेले चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। किताब कहती है कि फोकस का मतलब है दूसरों की अपेक्षाओं से दूरी बनाना। बहुत लोग अपनी जिंदगी दूसरों के दिमाग में चल रही छवियों को निभाते हुए बिताते हैं। लेखक कहता है जब तक आप यह छवि नहीं तोड़ेंगे, तब तक आप अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अभी भी कुछ फैसले सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे? किताब कहती है यह डर छोटा लगता है, लेकिन यही डर आपकी पूरी जिंदगी को आकार देता है, और यह आकार अक्सर आपका नहीं होता। यहां एक और भ्रम टूटता है। लेखक कहता है कि गहराई आपको कठोर नहीं बनाती, वह आपको स्पष्ट बनाती है। आप कम समझाते हैं, कम सफाई देते हैं, कम सफाई मांगते हैं, और यही स्पष्टता बाहर वालों को कठोर लगती है, लेकिन अंदर वह शांति होती है। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने जीवन का रास्ता बदलते हैं और कुछ लोग आपसे दूर हो जाते हैं, क्या आप उस शांति के लिए तैयार हैं जो इसके बाद आती है? किताब कहती है यही चैन आपको परिभाषित करता है, क्योंकि हर गहरी जिंदगी कुछ दूरी के साथ आती है, और अब अंत में एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ दी जाती है। अगर आप बदलाव का दर्द नहीं सह सकते, तो आप विकास की ताकत भी नहीं संभाल पाएंगे। और अगर आप अभी भी पुराने रूप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आप फोकस से नहीं डर रहे, आप उस नए इंसान से डर रहे हैं जो आप बन सकते हैं। और अगला हिस्सा उसी डर के आखिरी किले को गिराने वाला है। अब यहां किताब आपको एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां बचने का कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि अब सवाल डर का भी नहीं है, दर्द का भी नहीं है, सवाल है जिम्मेदारी का। लेखक कहता है कि जब आप सच में बदलने लगते हैं, तब सबसे भारी बोझ यह होता है कि अब आप किसी को दोष नहीं दे सकते, न हालात को, न लोगों को, न समय को। और यह आजादी नहीं, पहले एक बोझ लगती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच यही है, जब तक आप खुद को पीड़ित मानते रहते हैं, तब तक आप सुरक्षित रहते हैं। जिम्मेदारी आते ही सुरक्षा खत्म हो जाती है, क्योंकि अब हर चूक आपकी है, हर चुप्पी आपकी है, हर टालना आपका है। लेखक यहां एक गलत धारणा तोड़ता है कि जिम्मेदारी ताकत देती है। नहीं, पहले वह आपको नंगा करती है, और नंगा होना सबसे असहज स्थिति होती है। एक जगह लेखक बहुत शांत लेकिन बहुत भारी लाइन लिखता है, डेप्थ गिव्स यू पावर बट फर्स्ट इट टेक्स अवे योर एक्सक्यूजेस। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि बहाने आपको आराम देते हैं लेकिन आगे नहीं ले जाते। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी सारी कहानियां छीन लेती है। अब आप यह नहीं कह सकते कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अब सवाल होगा तुमने उसके बाद क्या किया। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी सोचा होगा कि अगर हालात थोड़े बेहतर होते, लोग थोड़े समझदार होते, समय थोड़ा सही होता, तो आप कुछ बड़ा कर लेते। किताब कहती है यही सोच आपकी जिंदगी को स्थगित रखती है, क्योंकि हालात कभी परफेक्ट नहीं होते, और इंतजार करने वाला इंसान धीरे
धीरे खुद पर से भरोसा खो देता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब किताब सहानुभूति नहीं दे रही, वह जिम्मेदारी दे रही है। लेखक यहां मानसिक खतरा खड़ा करता है। अगर आपने इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा तो आप पूरी जिंदगी अपनी ही क्षमता से शिकायत करते रहेंगे, और शिकायत कभी किसी को आगे नहीं ले गई। अब जरा रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या आप अपनी वर्तमान स्थिति के लिए पूरी ईमानदारी से खुद को जिम्मेदार मान सकते हैं, बिना किसी सफाई के? किताब कहती है यही सवाल फोकस को स्थायी बनाता है, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप नियंत्रण लेते हैं। अब अचानक भावनात्मक झटका। सोचिए, अगर कल से कोई आपकी जिंदगी सुधारने नहीं आएगा, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे? यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी आदत है। आप अंदर ही अंदर किसी बचाव का इंतजार करते रहते हैं, कोई मौका, कोई व्यक्ति, कोई चमत्कार। लेखक कहता है यही इंतजार आपकी सबसे महंगी आदत है। किताब यहां एक और गहरी सच्चाई सामने रखती है। वह कहती है कि गहराई का मतलब है अपने निर्णयों के परिणामों के साथ जीना, बिना कड़वाहट के। बहुत लोग निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन परिणाम आने पर शिकायत करने लगते हैं। लेखक कहता है यही अधूरा साहस है। पूरा साहस वह है जो परिणामों को भी अपनाता है। एक और पंक्ति जो अंदर तक चुभती है, मैच्योरिटी इज स्टेइंग लॉयल टू योर चॉइसेस व्हेन दे स्टॉप फीलिंग गुड। सरल हिंदी में समझें तो लेखक कह रहा है कि परिपक्वता तब आती है जब आप अपने फैसलों के साथ खड़े रहते हैं, तब भी जब वे भारी लगते हैं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको यह याद दिलाती है आपने जो चुना है वही अब आपकी जिम्मेदारी है। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। किताब कहती है कि फोकस का मतलब है अपने दर्द को अर्थ देना। हर दर्द बुरा नहीं होता, कुछ दर्द दिशा देते हैं। लेकिन अगर आप हर कठिनाई से भागते हैं तो आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि कौन सा दर्द आपको तोड़ रहा है और कौन सा आपको गढ़ रहा है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी काम को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वह भारी हो गया था? किताब कहती है भारी होना इस बात का संकेत है कि आप सही जगह पर हैं। गलत जगहें हल्की लगती हैं क्योंकि वहां आपकी पूरी क्षमता की जरूरत नहीं होती। यहां एक और भ्रम टूटता है। लेखक कहता है कि जिम्मेदारी आपको अकेला नहीं करती, वह आपको स्पष्ट करती है। आप कम उम्मीद करते हैं, कम शिकायत करते हैं और ज्यादा करते हैं, और यही करना धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आज से आपकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह आपके हाथ में हो, बिना किसी बहाने के, तो क्या आप वही करते रहेंगे जो अब तक कर रहे हैं? किताब कहती है अगर जवाब नहीं है तो बदलाव पहले ही शुरू हो चुका है। अगर जवाब हां है तो आपको खुद से एक और सवाल पूछना होगा, क्यों? और अब अंत में एक बहुत असहज सच्चाई छोड़ दी जाती है। जब आप जिम्मेदारी से भागते हैं तो आप आजादी से भी भागते हैं, क्योंकि दोनों साथ आती हैं। और अगर आप अभी भी किसी और को दोष दे रहे हैं, किसी और के बदलने का इंतजार कर रहे हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, फोकस की आखिरी परीक्षा ध्यान की नहीं होती, वह चरित्र की होती है। और अगला हिस्सा वहीं खत्म करेगा जहां बहाने हमेशा मरते हैं। अब यहां किताब चुप हो जाती है। सच में कोई नई तकनीक नहीं, कोई नया विचार नहीं, कोई अगला कदम नहीं, क्योंकि लेखक जानता है अगर यहां तक आते आते भी आपको कोई और फॉर्मूला चाहिए तो आप अभी तैयार नहीं हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही आखिरी सच है। फोकस का अंत किसी समाधान पर नहीं होता, वह निर्णय पर होता है। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या जानते हैं, सवाल यह है कि आप क्या चुन रहे हैं। क्योंकि इस पूरी यात्रा के बाद भी जिंदगी दो ही रास्ते देती है। एक वह जो आसान है, जाना पहचाना है, शोर से भरा है, और दूसरा वह जो चुप है, अकेला है, लेकिन आपका है। लेखक यहां कोई डर नहीं दिखाता, वह बस दरवाजा खोलकर खड़ा हो जाता है। एक आखिरी लाइन जो किताब बहुत शांति से छोड़ देती है, डेप्थ इज नॉट फॉर एवरीवन बट इट इज अवेलेबल टू एनीवन हु चूजेज इट। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि गहराई कोई पुरस्कार नहीं है, कोई विशेषाधिकार नहीं है, यह रोज लिया जाने वाला निर्णय है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आखिरी बहाना भी छीन लेती है। अब आप यह नहीं कह सकते कि मेरे लिए संभव नहीं। अब सवाल सिर्फ यह है क्या मैं चाहूंगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप यह सब पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि शोर क्या करता है, डिस्ट्रैक्शन क्या करता है, अधूरापन कैसे बनता है। अब अज्ञान का सहारा नहीं है। किताब कहती है जब आपको सच दिख जाता है तब वही सच आपकी जिम्मेदारी बन जाता है, और जिम्मेदारी से भागना अब पहले जैसा मासूम नहीं रहता। यहीं लोग किताब बंद कर देते हैं, क्योंकि अब कोई कहानी नहीं बची, कोई भावनात्मक लहर नहीं बची। अब सिर्फ सादा सवाल बचा है, तुम क्या करोगे? लेखक यहां आखिरी मानसिक खतरा खड़ा करता है। अगर आप यह सब जानकर भी वही चुनते हैं जो आसान है, तो आप पूरी जिंदगी खुद से यह झूठ बोलते रहेंगे कि मैं कर सकता था। अब जरा रुकिए,
अपने जीवन की एक साधारण सुबह की कल्पना कीजिए। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, कोई प्रेरणा नहीं, बस आप, आपका काम और सन्नाटा। क्या आप उस सन्नाटे में बैठ पाएंगे? क्योंकि किताब कहती है वहीं असली जिंदगी शुरू होती है। न जब कोई देख रहा हो, न जब कोई तारीफ कर रहा हो, बल्कि जब कोई नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हैं। अब अचानक एक भावनात्मक लेकिन शांत झटका। सोचिए, अगर अगले कई साल आपकी जिंदगी ठीक वैसी ही रहे जैसी आज है, वही आदतें, वही बेचैनी, वही अधूरापन, तो क्या आप ठीक रहेंगे? ये डराने के लिए नहीं पूछा जा रहा, ये ईमानदारी मांगने के लिए पूछा जा रहा है। किताब यहां एक आखिरी बात साफ करती है। वह कहती है कि फोकस आपको महान नहीं बनाता, वह आपको सच्चा बनाता है। और सच्चा होना अक्सर दिखावटी सफलता से कहीं ज्यादा शांत, लेकिन कहीं ज्यादा भारी होता है। क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप भाग नहीं रहे। ईमानदारी से बताइए, क्या आप उस इंसान के साथ रह सकते हैं जो आप बन रहे हैं, भले ही वह दुनिया को तुरंत प्रभावित न करे? किताब कहती है अगर हां, तो आपने गहराई चुन ली है। अगर नहीं, तो आप अभी भी बाहर की आवाजों के भरोसे हैं। यहां कोई भ्रम नहीं तोड़ा जाता, यहां बस एक आईना रखा जाता है। और आईना कभी जोर से नहीं बोलता, वह बस दिखाता है। आप क्या देखना चाहते हैं वह अब आपके हाथ में है। और अब किताब बिना शोर के खत्म हो जाती है। कोई क्लोजिंग मोटिवेशन नहीं, कोई ताली नहीं, सिर्फ एक अधूरा, भारी लेकिन ईमानदार एहसास कि फोकस कोई कौशल नहीं था जिसे सीखना था, फोकस एक जीवन था जिसे चुनना था। अब सवाल यह नहीं है कि आपने यह किताब पढ़ ली, सवाल यह है क्या आप वही जिंदगी जीने वाले हैं या कुछ सच में बदलने वाले हैं।